नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण की आज हमारी रहेगी ये क्लास नंबर 23, जिसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों छंद प्रकरण। आपने छंद को बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक अगर शायद आपको याद नहीं हुआ है तो ये क्लास देखने के बाद आप सिर्फ एक ट्रिक के द्वारा ही संपूर्ण छंद है वो याद रखोगे दोस्तों। बस आपको क्या करना है, जो छंद के नाम है वो जरूर है याद करने हैं, बाकी सब काम मेरे पे छोड़ दो। बस आप अंत तक ये क्लास देखते जाओ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इसी टॉपिक या संपूर्ण संस्कृत के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं ट्रिक के साथ, तो दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज सर्च कीजिए और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की न्यू ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाकर आप जो नोट्स है दोस्तों वो प्राप्त कर सकते हैं। नोट्सों के साथ दोस्तों व्याकरण के नोट्स, जो आपके संस्कृत की शिक्षण विधियां उनके नोट्स, और हर टॉपिक के प्रश्न उत्तर के साथ शिक्षण विधियों के 200 प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों हम धीरे धीरे सभी टॉपिक है वो अपलोड वहां पर करते जाएंगे, तो दोस्तों आप वहां पर जाकर जो कोर्स है वो वहां से पीडीएफ के द्वारा देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, और सभी मित्रों से यही कहना चाहता हूं कि वीडियो देखने से पहले एक बार आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप जरूर डाउनलोड कर ले दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो छंद टॉपिक रहेगा। चलते हैं दोस्तों छंद टॉपिक की ओर। आप बस वीडियो देखते जाइए और अपने नोट्स बनाना चाहते तो बना लीजिए, या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन के द्वारा भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। टॉपिक है दोस्तों छंद हमारा। अब दोस्तों छंद के ज्ञाता कौन है, एग्जाम के अंदर जो जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं या पूछे जा सकते हैं वही जानकारी यहां पे दूंगा दोस्तों। छंद के ज्ञाता है दोस्तों पिंगल मुनि। ये एक बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पद्य से। आगे समझिए दोस्तों पद्य से कैसे अर्थ होता है। छंद शब्द में छद धातु है, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। छंद शब्द में कौन सी धातु है, छद धातु है दोस्तों, याद रखना। जिसका अर्थ क्या होता है, आवरण अथवा ढकना होता है दोस्तों। क्या अर्थ होता है, आवरण या ढकना दोस्तों। आगे हम देखते हैं छंद की परिभाषा। छंद मन को प्रसन्न करने वाले कारक को ही छंद कहते हैं। अब मित्रों ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको यह परिभाषा दी जाएगी और पूछा जाएगा कि यह किसकी परिभाषा है। क्वेश्चन कैसे आएगा, चिदाह्लाद जनकम छंद है, यह सीधा दिया जाएगा आपको, चिदाह्लाद जनकम, और यहां पे दे दिया जाएगा रिक्त स्थान, और नीचे ऑप्शनों में आपको मिलेगा छंद। आपको क्या करना है, वहां पे छंद को सही करना है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो छंद के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद, मात्राओं के आधार पर कोई आपको पद्य दिया जाएगा जिसमें मात्राओं के आधार पर बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। और वर्णिक छंद है जिसके अंदर जो वर्णों की संख्या रहती है उनके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो दिक्कत आ गई दोस्तों, मात्राएं गिने, वर्ण गिने, क्या करें। कोई बात नहीं है दोस्तों, आप देखते जाइए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। इनसे ही आप संपूर्ण छंद टॉपिक को समझोगे दोस्तों। छंद में प्राय 3 बातें प्रमुख होती है। कौन कौन सी, पहली है पाद, चरण। कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक श्लोक के अंदर दोस्तों 4 चरण यानी 4 पाद होते हैं दोस्तों, याद रखना। एक श्लोक में 4 चरण या 4 पाद होते हैं। बीच में आपको कहीं पे आ जाएगा यति। यति का मतलब क्या होता है, रुकना। हम जैसे ही कोई श्लोक बोलते हैं तो बोलते बोलते बीच में थोड़ा सा विराम करते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। बात करें गण की, तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके गण ही रहेगी। ज्यादा छंदों में काम नहीं है, 3 से 4 छंद में आपके काम आएंगे। 14 छंदों में से 3 या 4 छंदों के अंदर ये गण है जो काम में आएंगे। बाकी मैं ट्रिक बता दूंगा एक, उससे आपके कंप्लीट हो जाएंगे याद। तो करते हैं गणों को याद। गणों को याद करने की भी एक बहुत अच्छी ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। बात की जाए कि गण होते कितने, तो गण होते हैं दोस्तों 8। अब आपको बस ये याद रखना है, ये याद है तो आपके सभी के सभी गण याद है। 8 गण आपको याद नहीं रखने, बस ये इतना सा याद रख लो। ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा।
अब दोस्तों 8 गण इससे कैसे बनेंगे वो चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला वर्ण क्या है, ये है, तो ये पहला आपका जो गण होगा वो हो जाएगा ये गण। दूसरा क्या है, म है, तो ये हो गया आपका दूसरा मगण। तीसरा क्या है, त है, तो ये हो गया हमारा तैगण। आगे र है तो रैगण, ज है तो जगण, ब है तो बगण, न है तो नगण, स है तो सगण। ये 8 आपके क्या हो जाएंगे, गण हो जाएंगे। लेकिन मित्रों गण के अंदर कारण क्या होता है कि गण के अंदर मात्राएं प्रयुक्त की जाती है कि लघु मात्रा आती है, दीर्घ मात्रा आती है, ये कैसे पता चले। तो दोस्तों यहां पे क्या है, ये गण, तो ये से आगे के 3 वर्ण उठा लो, ये माता, ये गण है, तो ये माता, ये माता। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका एक मात्रिक है, एक मात्रिक या लघु है, तो लघु का तो चिन्ह होता है दोस्तों एक खड़ी लाइन, और यानी कि जो दीर्घ होता है या जिसको हम गुरु बोलेंगे, यहां पे गुरु का हमारे जो चिन्ह होता है वो अवग्रह की तरह होता है दोस्तों, इस प्रकार का। तो ये तो क्या है हमारा लघु, और ये क्या है हमारा गुरु। यहां पर देखिए ये क्या है आपका लघु है, मा गुरु है, ता गुरु है, तो ये बन गया इसका चिन्ह। अब दोस्तों यहां पे देखिए ये तो हो गया यगण, ये माता। अब दूसरा आ गया हमारा मगण, तो मगण के अंदर ये को छोड़ दो, मैं से शुरू कर लो, मातारा, मातारा, तो ये मातारा हो गया। तीनों के तीनों क्या है, गुरु है, तो तीनों के गुरु बन जाएंगे। आगे मगण के आगे आ गया तगण, तो तैगण, तगण हो गया। अब दोस्तों यहां से तय से 3 अक्षर ले लो, ये देखिए ताराज, क्या बनेगा, ताराज, ताराज, ता गुरु, रा गुरु, जय लघु, तो ये बन गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते जाइए आप। चौथा हमारा है रगण, पांचवां है जगण, छठवां है बगण, सातवां है नगण, आठवां है शगण। ये पीडीएफ अब जब डाउनलोड करोगे आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन के द्वारा, तो वहां से आसानी से इनको आप समझ जाओगे। बस आपको यहां पे याद क्या रखना है कि ये 8 है जो गण कैसे बनाए। तो आपको जो सूत्र मैंने बताया था, ये माता राजभान सलगा, उसके द्वारा ये सूत्र आप आसानी से, जो गण है 8, ये गण आप आसानी से बना सकते हो। यहां पे देखिए दोस्तों एक खड़ी लाइन है जिसको लघु और अवग्रह जैसा चिन्ह है, उसको गुरु कहा जाता है। लघु मतलब एक मात्रिक वर्ण और गुरु मतलब द्विमात्रिक वर्ण दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों मात्राओं के नियम, क्योंकि मात्रिक छंद भी हम पढ़ेंगे, तो मात्राओं के नियम देख लेते हैं। मित्रों मात्राएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व लघु या एक मात्रिक, दीर्घ गुरु या द्विमात्रिक, प्लुत या त्रिमात्रिक। लेकिन मित्रों हमारे यहां पे जो काम में आएगी वो सिर्फ 2 ही मात्राएं काम में आएगी छंदों में, ह्रस्व और दीर्घ, जिसको हम यहां पे बोलने में प्रयुक्त करेंगे लघु और गुरु दोस्तों। लघु मतलब एक मात्रिक और गुरु मतलब द्विमात्रिक, और इनके जो चिन्ह रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे जो आपके सामने है। शायद आपने पहले अगर छंद पढ़े हैं तो आपको चिन्ह तो याद होंगे दोस्तों। अब आगे देखते हैं इन मात्राओं के कुछ नियम है दोस्तों, वो मात्राओं को हम कैसे पहचानें। मित्रों यहां पे देखिए संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाएगा। अगर कोई संयुक्त वर्ण, मतलब जैसे यहां पे देखिए दोस्तों ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है ना दोस्तों, संयुक्त वर्ण है मैं और ब, आधा मैं और ब मिलकर ये क्या बन गया, एक संयुक्त वर्ण। अगर ऐसा कोई भी वर्ण आपको कहीं पर भी मिले, संयुक्त वर्ण या आधा वर्ण समझ लो, आधे वर्ण से पहले का कोई भी वर्ण आपको मिले ना, इससे पहले यहां पे कोई भी, वो हमेशा गुरु यानी द्विमात्रिक में गिना जाएगा, चाहे उसके एक मात्रा ही क्यों ना हो दोस्तों। इसी प्रकार यहां पे देखिए कक्षा, श है, ये क्या है दोस्तों, संयुक्त वर्ण है, आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में। तो श है जो आपके क्या है, एक संयुक्त वर्ण है, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, आपके गुरु हो जाएगा। यहां पे देखिए द्विमात्रिक हो जाएगा। ए है, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि एक मात्रिक है, लघु है, लेकिन इसके आगे वाला क्या है, संयुक्त वर्ण है, इस वजह से ये क्या हो गया, गुरु हो गया। तो ये पहला नियम आपको याद रखना है। दूसरा नियम है विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माना जाएगा। जिस भी वर्ण के साथ विसर्ग लगा हुआ होगा वो हमेशा के लिए गुरु माना जाएगा। राम, मैं के साथ क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। मैं तो क्या है, मैं तो क्या है, यहां पे लघु है, लेकिन विसर्ग लगने से ये क्या हो गया है, गुरु हो गया है, और रा तो है क्या, गुरु है दोस्तों। यह दूसरा नियम। तीसरे नियम की ओर,
एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देख लेना, लेकिन आप देखते जाओ एक बार। अनुस्वार से युक्त वर्ण गुरु माना जाएगा। अगर किसी भी वर्ण पर अनुस्वार लगी हुई हो ना ऊपर, तो वो हमेशा ही गुरु माना जाएगा। जैसे रा तो यहां पे क्या है, आपका गुरु है, लेकिन मैं के ऊपर क्या लग गई है, अनुस्वार, इस वजह से यह भी क्या हो गया है, गुरु हो गया है। दीर्घ वर्ण को भी गुरु माना जाता है। दीर्घ वर्ण को तो गुरु माना ही जाएगा, पहले ही हमने देख लिया है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या रहेंगे, आपके गुरु रहेंगे दोस्तों। आगे देखिए पांचवा क्या कह रहा है दोस्तों, पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु व गुरु मान लिया जाता है। जो आगे हम छंद जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, वहां पर आएंगे तो वहां पर इस चीज को हम समझ लेंगे कि हम लघु और दीर्घ, लघु और गुरु है वो कैसे माने दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों छंदों की ओर। हमने पहले बात की थी कि छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मात्रिक छंद और दूसरे होते हैं वर्णिक छंद। पहले हम बात कर लेते हैं मात्रिक छंद की, क्योंकि मात्रिक छंद एक ही है हमारे, वो है आर्या दोस्तों। मात्रिक छंद के अंदर क्या करना रहता है, आपको मात्राएं गिननी रहती है। जो आपको पद्य भाग दिया जाएगा, जो श्लोक आपको दिया जाएगा, उस श्लोक में मात्राएं गिनकर आपको पता करना है कि छंद कौन सा है। तो मात्राएं गिनने की बात आ रही है तो यहां पे ये दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मात्राएं गिनने पर हमें एक ही छंद है, वो है आर्या। आसानी से आप पहचान जाओगे। अब इसको पहचाने कैसे, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आर्या तो आ गया, लेकिन इसकी पहचान कैसे करें। मात्राएं तो हम गिन लेंगे, आपने ऊपर तरीका बता दिया लघु गुरु का, उसके आधार पर गिन लेंगे, लेकिन मात्राएं कितनी है, कितनी इसके अंदर आती है, वो देखते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, पहला और तृतीय पाद, यानी कि चार पाद होते हैं ना, एक पाद, दो पाद, तीन पाद और चार पाद, एक, दो, तीन और चार। तो यहां पे क्या कहा है, पहला और तृतीय पाद, यानी ये पाद और ये तृतीय पाद, इन दो चरणों के अंदर 12-12 मात्राएं होगी। कितनी होगी, 12-12 मात्राएं होगी। अब बात करते हैं द्वितीय के अंदर। द्वितीय के अंदर कितनी होगी, 18 मात्राएं, और चौथे जो चरण है उसके अंदर कितनी होगी, 15 मात्राएं। अब इसका जो सूत्र है आपको किस प्रकार बनाना है, आर्या जो हमारा छंद है उसका 12, 18, 12, 15, 12, 18, 12, 15। ये देखिए दोस्तों 12, 18, 12, 15, पहले और तृतीय में 12 और द्वितीय के अंदर 18, चतुर्थ के अंदर 15, 12, 18, 12, 15, ये आपको याद रखना है। अब इसको हम कैसे देखें, इसको हम कैसे समझें, तो एक उदाहरण है दोस्तों, उसके द्वारा हम इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहां पे देखिए, आपरी तोसाद है विदुषा न साधु मनिये प्रयोगे विज्ञानम बलवदीपी शिक्षाता नाम है आत्मन्य है प्रत्यय है चेत। अब दोस्तों हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि आर्या छंद के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगी, पहले में 12, दूसरे में कितनी होगी 18, तीसरे में कितनी होगी 12 और चौथे में कितनी होगी 15। ये होगी क्या, ये सभी मात्राएं होगी दोस्तों। क्या होगी, मात्राएं। गिनिए दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे देखिए आ क्या है, दीर्घ है दोस्तों, तो यहां पे कौन सी मात्रा आ गई, गुरु आ गई। अब मित्रों जो गुरु होगी ना, इसकी दो मात्राएं गिनी जाएगी। कितनी मात्राएं गिनी जाएगी, गुरु की 2 मात्राएं, और जो लघु होगा उसकी 1 मात्रा गिनी जाएगी दोस्तों। आ क्या आपका गुरु है, प आपका क्या लघु है, री आपकी हर्षव री लगी हुई है, तो ये क्या होगी आपकी लघु होगी। तो आ गया है, तो ओ की मात्रा है तो गुरु होगा। शा क्या आपका गुरु है। अब यहां पे देखिए देख के साथ क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। हलंत वाले यहां पे कोई मात्रा तो है नहीं ना, मात्रा तो जब स्वर लगा हुआ होगा तब होगी ना, तो यहां पे कोई मात्रा तो है ही नहीं, तो इसको हम गिन भी नहीं सकते। आगे वी आया है, तो वी क्या आ गया आपका लघु, दु आपका हर्षव दु है तो क्या होगा लघु, और शा आपका क्या हो जाएगा गुरु दोस्तों। अब मात्राएं गिनते हैं कि पहले के अंदर कितनी मात्राएं प्रयुक्त हुई है। यहां पे देखिए जो भी गुरु है कितने, 4 गुरु है, तो 4 गुरु की मात्राएं कितनी हो गई 8, और लघु कितने हैं 1, 2, 3 और 4, 8 + 4 कितनी हो गई 12 हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि पहला जो चरण है उसमें हमें 12 मात्राएं मिल रही है। इसी प्रकार दूसरे चरण के अंदर कितनी मिलेगी आपको 18, तीसरे में 12 और चौथे के अंदर 15 मात्राएं आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों।
अब आगे चलते हैं दोस्तों, यह था हमारा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद से इंपॉर्टेंट है दोस्तों वर्णिक छंद। वर्णिक छंदों की संख्या है कुल 13 दोस्तों, लेकिन बहुत ही सिंपल है। हर एक छंद की एक लाइन बताऊंगा, एक पहचान बताऊंगा, वो याद रख लेना, कभी गलत नहीं होगा। पहला छंद, वर्णिक छंद के अंदर वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों की पहचान करेंगे। पहला छंद है हमारा अनुष्टुप दोस्तों। अनुष्टुप, यहां पे अनुष है, टूप है, यहां पे कुछ ऐसा 8 की जैसा आपको प्रतीत हो रहा है क्या? मतलब इसके अंदर 8 वर्ण होंगे प्रत्येक पाद के अंदर। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण अगर हैं तो वहां पर आपका कौन सा होगा? अनुष्टुप। इतना याद रख लो, यह तो बहुत डिटेल की बात है, आपको तो इतना याद रखना है। अगर किसी भी श्लोक के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण आ रहे हैं तो मतलब वहां पर क्या है? अनुष्टुप छंद है दोस्तों। अब बाकी दोस्तों यह जानकारी है कि पाद यानी चरण के 5वें और 6वां वर्ण है। 5वां तो क्या होगा? लघु होगा। 6वां क्या होगा? गुरु होगा। 7वां वर्ण, जो 7वां वर्ण है दूसरे और चौथे पाद में, दूसरे और चौथे पाद में तो लघु होगा, और 7वां जो वर्ण है पहले और तीसरे चरण में वो गुरु होगा। तो ये डिटेल की बात है। आप क्या याद रखो? आप इतना याद रखो कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे। देखिए दोस्तों, नीचे चलते हैं, उदाहरण को उठाइए दोस्तों। अनुष्टुप छंद का जो उदाहरण है उसको उठाइए और देखिए दोस्तों। शैले शैले ने माणिक्यम, पहला चरण यहां तक है। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यह आधा क इसके अंदर नहीं, हलंत वाला वर्ण इसके अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। अब दूसरे में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए मित्रों? 8 हुए। तीसरे में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनुष्टुप छंद मतलब जिस श्लोक में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हो वहां पर अनुष्टुप छंद होगा दोस्तों। आगे चलते हैं तीसरे छंद की ओर, इंद्रिवर्जा। अब दोस्तों यहां पे 3 छंद आएंगे जिनमें 11 वर्ण होंगे। इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा और उपजाति। इनको कैसे बचाएं? इंद्र सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े देवता है दोस्तों इंद्र। तो इंद्र सबसे बड़े देवता है तो 11 वर्ण तो होंगे इसके अंदर। लेकिन मित्रों याद क्या करना है, जो आपका श्लोक रहेगा ना उसका पहला वर्ण रहेगा चारों चरणों का, वो हमेशा के लिए गुरु रहेगा, बड़ा रहेगा, दीर्घ रहेगा दोस्तों। तो इंद्रवर्जा के अंदर 11 वर्ण होते हैं और चारों पादों यानी चारों चरणों को मिलाकर कुल वर्ण होंगे 44। उदाहरण के थ्रू हम देखते हैं दोस्तों, यहां पे अर्थो ही कन्या परकीय है एव। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे इंद्रवर्जा है, उपेंद्र वर्जा है या उपजाति है, कैसे पहचाने? तो इंद्रवर्जा के अंदर पहला वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। उपेंद्र वर्जा में क्या हो जाएगा? ये लघु हो जाएगा दोस्तों। और जो हमारा उपजाति है ना उसका श्लोक है ना, उसमें पहला जो 4 चरण रहेंगे उनमें दोनों आएंगे, लघु और गुरु दोनों मिलेंगे। जबकि अगर आप इंद्रवर्जा का जो ये आपने श्लोक लिया है इसकी चारों पाद उठाओगे तो पहला जो आपका वर्ण रहेगा वो हमेशा ही गुरु ही रहेगा दोस्तों। अर्थो, यहां पे देख के आगे क्या आ रहा है? संयुक्त वर्ण आ रहा है, मतलब ए क्या हो गया आपका? गुरु हो गया दोस्तों। क्या हो गया? गुरु। अब यहां पर देख लेते कितने वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने वर्ण है दोस्तों? 11। तो इंद्रवर्जा में 11 वर्ण होते हैं और पहला वर्ण क्या होता है? गुरु होता है दोस्तों। चलते हैं उपेंद्र वर्जा में। उपेंद्र वर्जा में कुल 11 वर्ण होते हैं और पूरे के पूरे श्लोक में 44 वर्ण होते हैं। लेकिन पहला वर्ण क्या रहेगा इसके अंदर? लघु रहेगा। इंद्रवर्जा में गुरु, उपेंद्र वर्जा में लघु। देखिए यहां पे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहां पे दोस्तों तय तो अलंत वाला हट गया, वह क्या है आपका? वह क्या है? लघु है दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपका? उपेंद्र वर्जा। इसी प्रकार जो इसके चारों चरण रहेंगे ना नीचे, उनमें आपको पहला जो वर्ण है वो हमेशा लघु मिलेगा। अब यहां पे वर्ण गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए मित्रों? 11 हो गए यहां पे। तो उपेंद्र वर्जा मतलब
11 वर्ण, पहला वर्ण लघु दोस्तों। आगे चलते हैं उपजाति में। उपजाति यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उपजाति में क्या होता है, इंद्रवर्जा और उपेंद्र वर्जा दोनों का मिश्रित रूप होता है। इंद्रवर्जा और उपेंद्र वर्जा का मिश्रित रूप कौन सा होता है, उपजाति होता है दोस्तों। वर्ण कितने होते हैं, 11 ही इसमें होते हैं, कुल वर्ण इसमें 44 रहेंगे, लेकिन इंद्रवर्जा और उपेंद्र वर्जा का मिश्रित रूप है। कैसे दोस्तों, तो दोस्तों जैसे हमने यहां पे उदाहरण लिया है उसमें आइए दोस्तों। तो दोस्तों उदाहरण में देखिए आप, उदाहरण है यसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मरते लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मर्गाचरंती। यहां पर उदाहरण के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो पहला आपका वर्ण रहेगा चारों चरणों का, वो गुरु भी मिलेगा लघु भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा लघु भी मिलेगा। अब कितने भी हो सकते हैं, गुरु 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लघु 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन चारों लघु या चारों गुरु नहीं होंगे। चारों गुरु होंगे तो इंद्रवर्जा हो जाएगा, चारों लघु होंगे तो उपेंद्र वर्जा हो जाएगा, और दोनों का मिश्रित रूप होता है उपजाति। यहां पे ये क्या है आपका गुरु है, ज्ञा ये क्या है गुरु है, ते गुरु है, लेकिन मैं क्या आ गया आपका लघु आ गया, मतलब कौन सा है ये, उपजाति छंद है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट छंद की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वंशस्थ। अब दोस्तों वंशस्थ, भुजंग पर्यात, दुरत विलंबित, तीनों के तीनों छंद है, इनमें 12 वर्ण होंगे। तो वर्णों 12 वर्ण है, 3 छंद है, कैसे पहचाने, तो जिस प्रकार हमने इंद्रवर्जा उपेंद्र वर्जा और उपजाति को समझा उसी प्रकार यहां पर समझते हैं। पहला है दोस्तों हमारा वंशस्थ, 12 वर्ण होंगे, कुल 48 वर्ण होंगे। पहला गण, मैंने गण का प्रयोग बताया था ना कि गण का प्रयोग यहीं पे होगा, गण इन तीनों के अंदर दोस्तों। पहला गण यानी पहले 3 अक्षर रहेंगे ना दोस्तों, जो हमारा चरण है, ये चरण है ना दोस्तों हमारे 4, इसमें जो पहले 3 अक्षर है ना, पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहले 3 वर्ण, अक्षर नहीं वर्ण, तीनों वर्ण है ना दोस्तों, वो जगण के अनुसार होंगे। जगण का दोस्तों चिन्ह क्या होता है, ये होता है दोस्तों लघु गुरु लघु, मतलब वंशस्थ के अंदर लघु गुरु लघु, पहले 3 वर्ण, चारों चरणों के अंदर पहले 3 वर्ण लघु गुरु लघु रहेंगे दोस्तों। देखिए यहां पे तथा समक्षम देह व मनोभाव है, यहां पे आपको ये 3 वर्ण उठाने हैं। देखिए पहले आप क्या करना मित्रों, जाना वर्ण गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 है तो वंशस्थ भुजंग पर्यात या दुरत विलंबित में से है, लेकिन है कौन सा, तो फिर आप जाना दोस्तों इन 3 सरु के तीनों पर, 3 वर्णों पर जाइए और वहां पर आप चिन्ह लगाइए। पहला क्या है लघु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु, तो क्या बन रहा है आपका यहां पर बन रहा है जबान, मतलब जगण, मतलब जगण किसकी विशेषता है, वंशस्थ की, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं लघु गुरु लघु वंशस्थ, लघु गुरु लघु वंशस्थ दोस्तों। आगे चलते हैं भुजंग पर्यात की ओर। भुजंग पर्यात क्या कहता है, इसमें भी 12 वर्ण होंगे, कुल 48 वर्ण होंगे, लेकिन पहला गण क्या होगा, यगण। यगण मतलब ये माता, लघु गुरु गुरु, वहां पे क्या था लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु वंशस्थ में, भुजंग पर्यात में लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। देखिए महेश सुरेश है परेश है परात्मा, यहां पे आपको पहले तो वर्ण गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। अब यहां पे 3 उठाइए, मैं लघु, हे गुरु, से के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया गुरु, क्या हो गया गुरु, तो लघु गुरु गुरु मतलब कौन सा हो गया, भुजंग पर्यात हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा द्रुत विलंबित। दुरत विलंबित 12 वर्ण होंगे, 48 कुल वर्ण होंगे इसके अंदर। पहला गण नगण यानी पहले 3 वर्ण आपके लघु 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 होंगे। दुरत विलंबित में कौन से होंगे, लघु लघु लघु। यहां पे देखिए नवल पलास पलास वनम पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 वर्ण यहां पे आ रहे हैं मित्रों, मतलब 12 वर्ण यहां पे आ रहे हैं, तो इन तीनों में से ही होगा, या तो वंशस्थ होगा या भुजंग पर्यात होगा या दुरत विलंबित होगा। वंशस्थ के अंदर क्या होता है, लघु गुरु लघु पहले तीनों वर्ण,
भुजंग पर्यात में क्या होता है, लघु गुरु गुरु, और धुरत विलंबित में क्या होता है, लघु लघु लघु। तो यहां पे तीनों वर्ण उठाइए पहले वाले, ये तीन दोस्तों, लघु लघु लघु, न लघु व लघु प लघु, तीनों के तीनों लघु है, मतलब कौन सा है, द्रुत विलंबित है। हो गए दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, वसंत तिलका। वसंत तिलका बहुत सिंपल है दोस्तों। वसंत तिलका के अंदर क्या होते हैं, 14 वर्ण होते हैं, और कुल पूरे श्लोक में 56 वर्ण रहेंगे। गिनते हैं दोस्तों, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। वसंत तिलका यानी 14 वर्णों का एक ही छंद है, और वह है वसंत तिलका। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए दोस्तों 14। तो वसंत तिलका के अंदर कितने वर्ण होंगे, 14 वर्ण होंगे। इतना ही याद रहना, जब वर्ण गिनोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर की ओर, मालिनी छंद। मालिनी के अंदर 15 वर्ण होंगे एक चरण में, और कुल चारों चरणों में 60 वर्ण होंगे। देखिए गिनते हैं, पहले हम गिन लेते हैं कि यहां पर वर्ण है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए 15 वर्ण। अतुलित बलधामम हेम सैलाभ है देहम। तो 15 वर्ण है, मतलब कौन सा है, मालिनी छंद है दोस्तों। और ये का ये उदाहरण एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर की ओर। अब दोस्तों 11 नंबर है हमारा मंद्राकांता। मंदाकांत्रा और सिक्रिणी, इन दोनों के अंदर कितने होते हैं, 17 वर्ण होते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, और जैसे समझने या वर्ण पहचानने पर यहां पर गलती भी हो सकती है, इसलिए इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पे मंदाकांता है, इसके अंदर आपके 17 वर्ण होंगे, और कुल 68 वर्ण चारों चरणों में होंगे। लेकिन इसमें पहला जो वर्ण होगा, चारों चरणों का पहला वर्ण इसके अंदर गुरु होगा दोस्तों। और सिक्रिणी में पहला वर्ण हमेशा क्या होगा, लघु होगा। यही इन दोनों में अंतर करने का तरीका है बस। यहां पे देखिए दोस्तों, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए 17। अब आइए पहले वर्ण पर, सा मतलब क्या है, गुरु है। गुरु है मतलब मंदाक्रांता है दोस्तों। आगे चलते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर है हमारा सिक्रिणी। सिक्रिणी, सिक्रिणी के अंदर 17 वर्ण होते हैं। जिस प्रकार मंदाक्रांता में थे कुल 48 वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें पहला वर्ण रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, लघु रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए 17 वर्ण। आइए पहले वर्ण पर। पहला वर्ण म है, मतलब लघु है। महाराज श्रीमन जगती यशसा ते धवल है लीति। तो यहां पे देखिए मैं क्या है आपका मित्रों, लघु है, मतलब कौन सा है, सिक्रिणी छंद है दोस्तों। यह हो गया मंदाक्रांता और सिक्रिणी। अब आगे चलते हैं, दो छंद और बचे हमारे, शार्दुल विक्रीडितम और स्त्रीगद्रा। शार्दुल विक्रीडितम के अंदर 19 वर्ण होंगे, और स्त्रीगद्रा के अंदर 21 वर्ण होंगे। इनमें आपको वर्ण गिनना है और उत्तर देना है दोस्तों। कुल मिलाकर 76 वर्ण होते हैं, जिनसे आपके बहुत काम नहीं पड़ने वाला है, आपको तो बस 19 वर्ण याद रखने हैं। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए ना दोस्तों 19। तो शार्दुल विक्रीडितम के अंदर कितने वर्ण होते हैं, 19 वर्ण होते हैं। और नेक्स्ट और अंतिम हमारा जो छंद है वो है स्त्रीगद्रा। इसमें 21 वर्ण होते हैं दोस्तों, गिनिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 हो गए ना दोस्तों 21। तो स्त्रीगद्रा के अंदर 21 वर्ण होते हैं चारों चरणों के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा छंद का टॉपिक आपको कैसा लगा
कमेंट करके बताएं। और जिन भी साथियों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सभी मित्र डाउनलोड करेंगे और जो वहां पर पीडीएफ है उस पीडीएफ को एक बार सभी साथी जरूर देखेंगे। क्लासें यहां पर, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।